हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 28 फरवरी 2022 के डेली पीआईबी एनालिसिस के साथ। चलिए आज का पहला आर्टिकल देखते हैं। डॉक्टर मनसुख मांडवी जी, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्ट्री हैं, इन्होंने बताया है कि जो बल्क ड्रग पीएलआई स्कीम है उसके बेनिफिशरीज के साथ बात की गई है। तो बल्क ड्रग पीएलआई स्कीम वर्तमान में 14 सेक्टर्स के लिए है, इंक्लूडिंग सेमीकंडक्टर्स। उसमें से बल्क ड्रग्स के लिए भी पीएलआई स्कीम है और जो उनके बेनिफिशरीज हैं उनके साथ बातचीत की गई है डॉक्टर मनसुख मांडवी जी द्वारा। तो बल्क ड्रग पीएलआई स्कीम के बेनिफिशरी के साथ इंटरेक्शन हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का। बल्क ड्रग के लिए पीएलआई स्कीम मार्च 2020 में अनाउंस की गई थी। इसमें क्या था, जो क्रिटिकल ड्रग्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर बनाना था। बल्क ड्रग पीएलआई स्कीम के लिए गाइडलाइन 27 जुलाई 2020 को जारी कर दी गई। अभी तक 49 प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए बल्क ड्रग पीएलआई स्कीम का अप्रूवल मिल चुका है। ये 49 जो प्रोजेक्ट हैं, 33 क्रिटिकल एपीआईज को मैन्युफैक्चर करेंगे। 33 क्रिटिकल एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जिनसे दवाएं बनती हैं। तो 49 प्रोजेक्ट में इन 33 एपीआईज की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी और 3,685 करोड़ इस पर खर्च होंगे। 49 प्रोजेक्ट का अप्रूवल मिल चुका है आपके बल्क ड्रग पीएलआई स्कीम के तहत। तो इसमें से 8 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिन पर 335 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और इनकी एनुअल कैपेसिटी प्रोडक्शन की है 16,021 मीट्रिक टन। बाकी आपको इतना डिटेल में याद नहीं रखना है। हाँ, ये 49 प्रोजेक्ट आपको याद रखने हैं। 33 एपीआईज के लिए हैं, 3,685 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं या इन्वेस्टमेंट इनमें आएगा। बाकी ये भी आपको नहीं पढ़ना है। हाँ, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एजेंसी क्या है बल्क ड्रग पीएलआई स्कीम के लिए? IFCI लिमिटेड। इसने बताया है ओवरव्यू प्रेजेंट किया है बल्क ड्रग पीएलआई स्कीम का कि लगभग 44,000 मीट्रिक टन एलिजिबल प्रोजेक्ट की क्या है वर्तमान में कैपेसिटी है। अगर अब पीएलआई स्कीम ढंग से इंप्लीमेंट हो गई तो ये 83,000 मीट्रिक टन तक चली जाएगी। बल्क ड्रग पीएलआई स्कीम 2020-21 से 2029-30 तक इंप्लीमेंट की जाएगी, यानी पूरे 10 वर्षों की लगभग है। पीएलआई स्कीम में क्या होता है, इंक्रीमेंटल सेल्स पर इंसेंटिवाइज किया जाता है कंपनीज को। डोमेस्टिक यूनिट्स में जो भी मैन्युफैक्चरिंग होती है, याद रखिएगा, सिर्फ डोमेस्टिक यूनिट्स में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उनके लिए पीएलआई स्कीम है। ऐसा नहीं कि आप चाइना में जो है आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो आपको पीएलआई स्कीम का बेनिफिट चाहिए। अप्रैल 2020 में ये प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम लॉन्च की गई। लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लॉन्च की गई थी। बाद में इसमें कई सारे सेक्टर शामिल किए गए जिससे ये 13 सेक्टर्स हो गए। तो स्टार्टिंग में 3 सेक्टर्स के लिए लॉन्च की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स था, आपका टेक्सटाइल सेक्टर था, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी। बाद में जो बजट आया 2021 का, 13 सेक्टर्स के लिए पीएलआई स्कीम लॉन्च कर दी 5 वर्षों के लिए। निर्मला सीतारमण जी ने इसमें 1.97 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट बताया अगले 5 वर्षों में, ठीक है। अगर इंडिया को 2025 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक सेल इंक्रीज करना ही पड़ेगा, क्योंकि कई सारे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हैं, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट हैं, डिजिटल इंडिया मिशन है। तो अगर आपको ये कंप्लीट करने हैं तो आपको इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करना ही पड़ेगा। तो नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके एक पार्ट के तौर पर आईटी मिनिस्ट्री ने पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी। 4.4 से लेके 6% तक का क्या था करना था, आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करना था। बाकी देखते हैं क्या होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, देखिए, IVFRT स्कीम, इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग, इस स्कीम को 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग स्कीम, इसको 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च 2026 तक चलेगी। 1364.88 करोड़ का खर्चा आएगा। तो इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग स्कीम 5 वर्षों के लिए बढ़ा दी गई है। 1364.88 करोड़ का खर्चा आएगा। जैसा कि नाम से है कि जो इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स, आप इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस हो रहा है वो कितना टाइम ले रहा है, इस पर फोकस किया जाता है इस स्कीम के तहत। इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग स्कीम, गवर्नमेंट का कमिटमेंट है इसको मॉडर्नाइज किया जाए और अपग्रेड किया जाएगा इसको, इमिग्रेशन और वीज़ा सर्विसेज को। ग्लोबल आउटरीच को इंश्योर करेगी ये स्कीम और कई सारी सर्विसेज को इंटरलिंक किया जाएगा, जैसे ये इमिग्रेशन वीज़ा इशू, रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग वगैरह, इन सब की। इंडिया के 192 मिशंस हैं पूरे ग्लोब में। इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग स्कीम
वीज़ा और ओशियाई कार्ड की बात करें तो 2014 तक 44.43 लाख जारी किए गए थे, लेकिन स्कीम के लॉन्च होने के बाद 2019 में ये वीज़ा और ओशियाई कार्ड की संख्या कितनी होगी 64.59 लाख। तो आप देखिए आज़ादी से अब तक 44.43 लाख हुए, और इस स्कीम के आने के बाद यानी IVFRT स्कीम के आने के बाद सिर्फ 4 साल में आप देख पा रहे होंगे यहाँ 4 से 5 साल में लगभग 20 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं इमिग्रेशन और ये वीज़ा और ओशियाई कार्ड के लिए, यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 7.7% के आसपास रहा। बाकी ये मेरे ख्याल से आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये देख लीजिए एवरेज जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम था पहले 15 से 30 दिन लगता था प्री IVFRT पीरियड, यानी IVFRT स्कीम से पहले ये एवरेज वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 15 से 30 दिन था। ये 72 घंटे हो गया है ई वीज़ा जारी किए जाते हैं, और 95% केसेस तो ऐसे हैं कि आपको ई वीज़ा 24 आवर्स के अंदर ही जारी कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। इमिग्रेशन वीज़ा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन ट्रैकिंग स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, इतना याद रखिएगा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन लॉन्च किया है। भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन मैं बताता हूँ कैसे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, भाषा संगम मोबाइल ऐप। इस पर आप इंडिया की 22 जो शेड्यूल लिस्टेड हैं भाषाएं 8th शेड्यूल में, उनको आप सीख सकते हैं, और बाद में आप वहीं से क्या कर सकते हैं, भाषा सर्टिफिकेट ले सकते हैं, और उसके साथ आपको सेल्फी खींच के डालनी है। एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के तहत लॉन्च किया गया था। एक भारत श्रेष्ठ भारत मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा भाषा संगम इनिशिएटिव 31 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के तहत। कल्चरल डाइवर्सिटी और मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करता है, यानी सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद को प्रमोट किया जाता है एक भारत श्रेष्ठ भारत इनिशिएटिव के तहत। ये भाषा संगम मोबाइल ऐप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और MyGov प्लेटफॉर्म द्वारा डेवलप किया गया था। भाषा संगम मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे 31 अक्टूबर 2021 को लॉन्च किया गया था। 75 लाख लोगों ने बेसिक कन्वर्सेशनल स्किल्स अचीव किए हैं, या फिर इस भाषा संगम मोबाइल ऐप से हासिल किए हैं 22 भाषाओं में। बाद में आपको जो भाषा सर्टिफिकेट मिलेगा उसके साथ एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत सेल्फी आपको अपलोड करनी है। 22 इंडियन लैंग्वेजेस आपको भाषा संगम इनिशिएटिव के तहत सिखाई जाएंगी। बेसिक सेंटेंस आपको जो हर दिन यूज़ होते हैं वो सिखाए जाएंगे। बाद में ये जो भाषा संगम इनिशिएटिव है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT का इनिशिएटिव है। बेसिक कन्वर्सेशनल स्किल्स, मतलब ये जो बेसिक कन्वर्सेशनल स्किल्स आपको प्रोवाइड किया है NCERT ने बनाई है, 22 भाषाओं में प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। तो अपनी मदर टंग के अलावा आप 22 भाषाएं और सीख सकते हैं। संविधान के जो 8वीं अनुसूची है उसमें आर्टिकल 344 से लेकर 351 तक आपको 22 भाषाएं मिल जाएंगी। ये आप जो भाषा संगम इनिशिएटिव है दीक्षा पोर्टल के तहत, ई पाठशाला के तहत भी आप सीख सकते हैं। इवन 22 बुकलेट्स भी जारी की गई हैं, अगर आप इनसे ना सीखना चाहें तो अलग से सीख लीजिए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 के लिए प्राइस सीरीज X जारी कर दी गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2021-22 के लिए सब्सक्रिप्शन ओपन कर दिया है 28 मार्च से लेकर फरवरी 28 से लेकर 4 मार्च 2022 तक चलेगा। सेटलमेंट डेट 8 मार्च है, ठीक है। इस दौरान अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन करते हैं तो आपको पर ग्राम सोना कितने, मतलब जो गोल्ड बॉन्ड है वो 5,109 रुपये का पड़ेगा, क्योंकि RBI ने प्रेस रिलीज जारी की थी 25 फरवरी को। इस समय सोने की कीमत हो उसके हिसाब से नहीं पड़ेगा, उस डेट के हिसाब से पड़ेगा। तो अच्छी बात है, आपको फायदा ही होगा अगर आपको 5,109 ग्राम को पड़ा, क्योंकि इस समय सोने की कीमत और बढ़ चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया RBI की मदद से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डिसाइड किया है कि डिस्काउंट देंगे ₹50 का। ये नीचे जो ये 5109 रुपये है ये आपको 5,059 के आसपास पड़ेगा, जो भी पड़ेगा आप देख लीजिएगा। पर ग्राम आपको 50 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर डिजिटल मोड से आप ट्रांसफ़र करते हैं या ऑनलाइन तरीके से आप ट्रांजेक्शन करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम के तहत। ऐसे इन्वेस्टर जिनको गोल्ड बॉन्ड जारी किया गया है, देखिए डिजिटल मोड के तहत अगर आप करते हैं, मैंने बताया 50 रुपये का आपको वो मिल जाएगा। तो डिजिटल गोल्ड बॉन्ड अगर आप खरीदते हैं तो 5,059 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे पर बॉन्ड के लिए। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2015 नवंबर में लॉन्च की थी फिजिकल गोल्ड की डिमांड को कम करने के लिए, ठीक है। गोल्ड बॉन्ड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2016 के तहत 2006 के तहत जारी किए जाते हैं इंडियन स्टॉक्स में। RBI जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पर इनको जारी करता है। गोल्ड जो बॉन्ड के प्राइसेस होते हैं
ये 24 कैरेट गोल्ड के साथ लिंक कर दिए जाते हैं इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन, जो कि मुंबई द्वारा जारी किए जाते हैं। गोल्ड बॉन्ड को 1 यूनिट के मल्टीपल में परचेज किया जा सकता है, यानी 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, मिनिमम 1 यूनिट यानी 1 ग्राम तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। अपर लिमिट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए 4 किलोग्राम 4000 यूनिट है, इससे नहीं, पर फाइनेंशियल ईयर। और बाकी जो ट्रस्टेड एंटिटीज़ हैं या फिर ट्रस्ट हैं उनके लिए 20 किलोग्राम तक की यानी 20,000 यूनिट तक की आपको परमिशन दी गई है पर फिनेंशियल ईयर। हाँ, मिनिमम परमिसिबल इन्वेस्टमेंट 1 ग्राम ऑफ गोल्ड यानी 1 यूनिट का है। द गोल्ड बॉन्ड जो मेच्योरिटी पीरियड होता है उनका 8 वर्ष होता है गोल्ड बॉन्ड का, लेकिन ऑप्शन होता है इन्वेस्टमेंट एग्जिट का 5 वर्ष से। इसके अलावा 2.5% फिक्स रेट है, इसका इंटरेस्ट रेट वो भी आपको दिया जाता है। गोल्ड बॉन्ड सेल बी टैक्सेबल, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा गोल्ड बॉन्ड पे ये 2.5% का ये टैक्सेबल होगा। पता लगा आपने बहुत ज़्यादा खरीद लिया तो आपको इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा मिलेगा ना, 60,000 70,000 मिल गया तो उस पर टैक्सेबल होगा इनकम टैक्स 1961 के तहत। हाँ, गोल्ड बॉन्ड इनको कोलेट्रल लोन के लिए भी आपको मतलब यूज़ कर सकते हैं। बाकी कैपिटल गेन टैक्स जो आपको मिलेगा सोवरेन गोल्ड स्कीम के तहत इंडिविजुअल को उससे एग्जेम्प्ट किया गया है कि कैपिटल गेन टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। हालांकि जो इनकम टैक्स एक्ट है उसके तहत आपको झेलना पड़ेगा, मतलब कि इनकम टैक्स तो देना ही है। जो गोल्ड बॉन्ड पर इनकम मिलेगी उसको आपको इनकम टैक्स तो देना है। हाँ, ये याद रखिएगा, जो ये 2.5% इंटरेस्ट रेट है ये आपको पेबल किया जाएगा सेमी एनुअली यानी हर 6 महीने पर, तो ये अच्छी बात है। जी किशन रेड्डी जी, इन्होंने कॉन्फ्रेंस को इनॉग्रेट किया है देववेतनम, ठीक है, एंड ओडिशी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हम्पी कर्नाटक में इन्होंने देववेतनम क्या है, कॉन्फ्रेंस है देववेतनम इंडिया के टेम्पल आर्किटेक्चर पर। देववेतनम को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया है हम्पी कर्नाटका में। आज़ादी का अमृत महोत्सव की 75th एनिवर्सरी के तौर पर मनाया जा रहा है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा देववेतनम, ये आप पढ़ लीजिए, पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है। हम्पी आपको पता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यहाँ के मंदिर बहुत फेमस हैं, ठीक है। लगभग इंडिया की 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में जो कि हिंदू टेम्पल्स हैं वो 10 यहाँ पर पाए जाते हैं हम्पी में। 2021 में रुद्रेश्वरा टेम्पल, जिसको आप रमप्पा टेम्पल कहते हैं तेलंगाना का, उसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। ये जो देववेतनम है ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप इंडिया के टेम्पल आर्ट या फिर आर्किटेक्चर से रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हैं। देववेतनम द हाउस ऑफ गॉड इज़ नॉट ओनली अ प्लेस ऑफ वर्शिप। देववेतनम बताता है जो भगवान का घर यानी मंदिर होता है ये सिर्फ वर्शिप का ही एक प्लेस नहीं है, बल्कि एजुकेशन, आर्ट, म्यूजिक, साइंस, टेक्नोलॉजी का भी एक प्लेस है। उससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। बृहदेश्वरा टेम्पल ऐसे कहते हैं उसकी छाया जो है भूमि पर नहीं लगती। किस तरीके से वो बनाया गया होगा कि उसकी छाया भूमि पर नहीं लगती, ये अपने आप में सोचने का विषय है। तो क्या देवेश्वरा जो बृहदेश्वरा टेम्पल है सिर्फ मंदिर पूजा करने के लिए है? नहीं, ये सोचिए आप कि किस तरह से वो इतने किलोग्राम का, इतने टन का पत्थर, 20,000 टन है मेरे ख्याल से पत्थर, इतनी ऊंचाई पर ले जाया गया होगा। तो ये आपका देवयत्नम आपको बताता है। बाकी इंडिया में 3 तरह की साइकिल है, नागर जो मंदिर आर्किटेक्चर शैली है, नागर, द्रविड़ और वेसरा हैं, ठीक है। दशावतारा टेम्पल जो देवगढ़ में है वो नागर स्टाइल का है, हिमालय और विंध्य माउंटेन्स के बीच में बना है दशावतार टेम्पल। और कैलाशनाथर टेम्पल कांची में है, द्रविड़ शैली में है, ठीक है, कृष्णा और कावेरी नदी के बाद बना है। पापनाथा टेम्पल ये वेसर स्टाइल में बना है, हाइब्रिड फॉर्म है जो कि नगर और द्रविडियन शैली की। नागर आप यहाँ देख लीजिए, आप पढ़ना चाहें नागर, ये नॉर्थ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर है। और ये है द्रविड़ जो साउथ इंडिया में है। वेस्ट शैली सेंट्रल इंडिया में आती है जो कि नागर द्रविड़ का मिक्सचर है। कैबिनेट ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को अप्रूवल दे दिया है। 1600 करोड़ की लागत से अगले 5 वर्षों में इंप्लीमेंट किया जाएगा। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है इंप्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। यूनियन कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने सेंट्रल सेक्टर स्कीम आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को अप्रूव कर दिया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। 1600 करोड़ का अप्रूवल मिला है 5 वर्षों के लिए। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को इम्प्लीमेंट करेगी। इसमें
डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे अक्रॉस हेल्थ केयर इकोसिस्टम। ठीक है, धीरे धीरे जो आने वाले वर्ष हैं इसमें कोविन आरोग्य सेतु ऐप, ई संजीवनी ऐप के द्वारा हेल्थ केयर सॉल्यूशंस आपको घर बैठे प्रोवाइड किए जाएंगे। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, एक तरह से डिजिटल डाटा आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा और आसपास के जितने हॉस्पिटल होंगे, सपोज कि आपको हार्ट अटैक की बीमारी है तो जैसे ही आप बीमार हुए आपने उस पर अपलोड किया तो आसपास के जितने भी हॉस्पिटल होंगे वहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल होगी, आपको पता चल जाएगी। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 6 यूनियन टेरिटरी में इम्प्लीमेंट किया जा चुका है, कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी द्वारा। तो इसके बाद ये अप्रूवल मिल चुका है। आयुष्मान भारत प्रोग्राम एक अम्ब्रेला हेल्थ केयर स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। 2018 में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च की थी आयुष्मान भारत योजना। 5 लाख पर फैमिली का इंश्योरेंस था सेकेंडरी एंड टर्सरी हेल्थ केयर के लिए। इसमें प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कैशलेस पेपरलेस एक्सेस प्रोवाइड करती है सर्विसेज का। उसके अलावा जो आपके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं 1.5 लाख बनने हैं, सॉरी, ठीक है। तो वो प्रधानमंत्री आयुष भारत योजना में 2 कंपोनेंट हैं, जन आरोग्य योजना 5 लाख का बीमा पर फैमिली, उसके अलावा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर वो 1.5 लाख बनने हैं अलग से, वो मतलब कि सेकेंड कंपोनेंट है। ये जो आपको 5 लाख का बीमा दिया जाता है सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट सेंसस 2011 के तहत दिया जाता है। आयुष्मान भारत स्कीम में 60:40 का रेशियो है, 90:10 और 100%। नेशनल हेल्थ एजेंसी, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, देखिए आयुष्मान भारत योजना इसी के पार्ट के तौर पर आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च किया गया है। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भी स्टेट गवर्नमेंट के साथ मिलकर ये इम्प्लीमेंट करती है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत ये रजिस्टर्ड सोसाइटी है। पूरे देश में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी क्या है, अपेक्स बॉडी है आपके आयुष्मान भारत योजना के लिए, और स्टेट में स्टेट हेल्थ एजेंसी अपेक्स बॉडी है राज्यों में।